आनंदपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। यही आनंदपुर में देवानंद अपनी पत्नी मालती और 9 साल के बेटे नीरज के साथ रहता। देवा खेती करता था और उसी से गुजारा चलता था। मालती जल्दी से पोटली में खाना बांधकर देवा को देती है। देवा कुदाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसके दोस्त राजू और प्रेम मिल जाते हैं। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। तुम्हें याद है, पिछले साल 6 लोगों की ठंड से मौत हुई थी। इस बार तो उससे भी ज्यादा भयंकर ठंड। अरे अभी तो मैं भी नहीं जानता इसका क्या उपाय है, पर सोचा जाएगा। अभी मैं खेत जा रहा हूँ, बहुत काम है और देर हो चुकी है। देवा आगे बढ़ जाता। इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। क्यों ना जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा कर लूं। ठंड बढ़ेगी तो मैं अच्छी कीमत पर बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। वो खुश होकर घर लौटने लगा। अजी, आज आप खेत से जल्दी लौट आए? कोई दिक्कत? नहीं, मैं राजू और प्रेम से मिला था। उन्होंने बताया कि बहुत ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करूंगा और ठंड में बेचकर पैसा कमाऊंगा। बात तो सही है। मानना पड़ेगा देवा, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ, और ध्यान रहे ये बात किसी को मत बताना, वरना सब योजना खराब हो जाएगी। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोनों हंसते हैं। देवा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल। इधर गांव में 2 महिलाएं आपस में बात कर। चिंता किस बात की? तुम वैसे भी 15-20 दिन में नहाती हो। और तुम रोज नहाती हो क्या? फिर भी मैं तुमसे सुंदर। देवा रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटता है। एक दिन राजू और प्रेम उसे रोकते हैं। देवा भाई, रोज इतनी लकड़ियां? क्या भाभी रोज चूल्हा चला रही हैं? अरे नहीं भाई, मुझे रोज नए नए पकवान खाने की आदत है, इसलिए मेरी पत्नी को कुछ ज्यादा लकड़ियां लगाती हैं, इसीलिए मुझे रोज लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। देवा बहाना बनाता है, पर दोनों को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन चुप रहते हैं। लेकिन वो ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिन बीते। सर्दी आ चुकी थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। हर कोई सर्दियों से बचने के लिए आग का सहारा ले रहा था। कुछ दिन बाद उसके घर के बाहर बोर्ड। गांव वाले परेशान होकर आपस में बातें करते हैं। भाई, देवा तो हमें लूट रहा है। जंगल से फ्री की लकड़ी 5 रुपए में बेच रहा है। हाँ भाई, हमें से कोई भी देवा से लकड़ी नहीं खरीदेगा, बल्कि हम खुद जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां कल काट के लाएं। सभी गांव वाले फैसला करते हैं कि अब वे खुद जंगल से लकड़ी लाएंगे। अरे मालती, गांव वाले कल लकड़ी काटने जा रहे हैं। मेरा पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब तो ही कुछ कर। काश कोई चमत्कार हो जाए कि वे जा न पाएं। हे भगवान, तू भी अब कुछ चमत्कार दिखाओ, वरना हमारी रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होती है। सारी सूखी लकड़ियां भीग जाती हैं। गांव वाले लकड़ी काटने नहीं जा पाते। देवा और मालती खुश हो जाते हैं। अब मैं लकड़ी 5 रुपए नहीं 10 रुपए किलो बेचूंगा, तब इन गांव वालों की अकल ठिकाने आएगी। बहुत चालाक बनते। नहीं, ये गलत है। भगवान ने मदद की है, इसका फायदा मत उठाओ। हमें गांव वालों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम 5 रुपए में ये लकड़ी बेच के फायदा कमा सकते हैं। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। दाम 10 रुपए ही होंगे। अब देखता हूँ कि अब गांव वाले क्या करेंगे। देवा बोर्ड बदल देता है। देख रेखा, ठंड कितनी बढ़ गई है। हमारे पास लकड़ी नहीं है। अब हम कल किस चीज से आग जलाएंगे? इस ठंड में बिना आग के रहा ही नहीं जाता। देवा पहले 5 रुपए लेता था, अब 10 ले रहा है। लोगों को लूट रहा है। लेकिन बहन, हम लकड़ी खरीदने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बिना लकड़ियों के हम आग कैसे चलाएंगे? सब लाचार होकर आग दाबते हैं। गांव की एक बहुत बूढ़ी औरत देवानंद के पास आती। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी लकड़ी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। माफ करिए दादी, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा।
मैंने ये लकड़ियां बहुत मेहनत से जमा की हैं, इसलिए मैं एक भी लकड़ी मुफ्त में नहीं दे सकता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो 2 और लकड़ियां ले जाओ। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, किसी को मुफ्त में लकड़ी देवा के जाने के बाद नीरज ठंड से परेशान होता है। वो मासूमियत में एक लकड़ी में आग लगा देता है। सारी सूखी लकड़ियां जल उठती हैं। घर में भीषण आग लग जाती है। कोई गांव वाला मदद नहीं करता। आग में नीरज की मृत्यु हो जाती है। मालती बेबस रोती रहे। देवा लौटकर घर को राख बना पाता है। मालती उसे सब बताती है। देवा फूट फूट। शांतिनगर गांव में सूखा पड़ा है। खेत बंजर है। लोग परेशान हैं। राघव अपने घर के बाहर खड़ा है। अब तो पूरे गांव में अकाल की हालत है। पानी का नामो निशान नहीं। लगता है अब यहाँ रहना बेकार है। कुछ काम के लिए बाहर जाना ही पड़े। राघव अपना झोला उठाता है और दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। राघव नए गांव में पहुंचता है। चारों ओर अजनबी लोग हैं। वो एक अमीर किसान के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं राघव हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। खैर, एक काम तो है, पर थोड़ा कठिन है। सेठ जी, मैं मेहनत से नहीं डरता। आप जो भी कहें पूरा। ठीक है, मेरे पास 50 गायें और उतनी ही भैंसें हैं। सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा और गोबर साफ करना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 400 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मंजूर? सेठ जी 2 वक्त का खाना भी देंगे? ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक बात, अगर इजाजत दें तो मैं गौशाला में ही रह जाऊं। मैं इस गांव में नया हूं, रहने की जगह नहीं है। राघव ईमानदारी से काम करता है। गौशाला चमकती रहती है। सेठ खुश है। राघव, तुम्हारा काम देखकर दिल खुश हो गया। गायें ज्यादा दूध दे रही हैं, सफाई भी बेहतरीन है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी दया से ही सब संभव हुआ। धीरे धीरे राघव पैसे बचा लेता है और एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं। डर लगता है कि कहीं चोरी न हो जाए। ऐसे में तो गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह ही हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार और दयालु हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे मिलने जाता हूँ। राघव दरवाजे पर पहुंचता है। पहरेदार कहाँ जा रहे हो? रुको वहीं। जमींदार साहब से मिलना है। कुछ। नमस्ते जमींदार जी, मैं राघव हूँ। विनोद सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं और गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए चाहता हूँ कि पैसे कुछ दिन आपके पास रख दूं। कितने पैसे हैं तुम्हारे? लगभग 5,800 रुपये बहुत मेहनत से जमा किए हैं। अच्छा, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद जमींदार जी, अब चैन से रह पाऊंगा। जमींदार मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर लालच में। हाँ, तुम्हारे पैसे मेरे पास ही अच्छे लगेंगे। नमस्ते जमींदार जी, मैं राघव। आपको याद होगा मैंने 5800 रुपये रखवाए थे। अब वो पैसों की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए वो पैसे आप मुझे दे दीजिए। कौन राघव? कौन से पैसे? मेरे पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं। कोई रसीद है तुम्हारे? क्या? मैंने तो आप पर भरोसा करके रखे थे। कोई कागज नहीं लिया, बस आपके शब्दों पर विश्वास। फिर तो माफ करना भाई, मैं बिना कागज कुछ नहीं मानता। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपने नौकरों को बुलाता है और राघव को पीटने का आदेश देता है। राघव बेहोश होकर घर लौटता है। विनोद सेठ राघव के घर पहुंचता है। राघव भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? सेठ जी, जमींदार वीरेंद्र सिंह ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, उल्टा मुझे मार पीट कर निकाल। क्या? मैंने तो सोचा था वो ईमानदार है। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें उसके पास भेजा। पर चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। विनोद सेठ उसके कान में प्लान बताता है। विनोद सेठ बहुत सारे पैसे लेकर जमींदार के घर जाता है। नमस्ते वीरेंद्र जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ। सोचा आपके पास 50,000 रुपए रखवा दूं। चोरी का डर। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो।
तभी राघव अंदर आता है। अरे राघव, अच्छा हुआ तुम आ गए। पिछले बार पहचान नहीं पाया था, माफ करना। ये लो तुम्हारे पैसे, और मेरे लोगों की हरकत के लिए भी माफ। राघव पैसे लेता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। वाह जमींदार जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। अब मैं अपने पैसे रखवा सकता हूँ निश्चिंत होकर। तभी विनोद सेठ का नौकर भागता हुआ आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बढ़िया हुआ, अब पैसे रखवाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद जमींदार जी, अगली बार जरूर आऊंगा। सेठ अपने पैसे लेकर चला जाता है। जमींदार का चेहरा उतर जाता है। राघव, मेहनत और ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। जो धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है।